आप लोग ट्रेडिशनल क्राइम और साइबर क्राइम में क्या अंतर पाते हैं? अब जो लोकल हमारे पास जो क्राइम करते हैं तो यहाँ के बहुत सारे अभी तो आधुनिक हो गया है या शहर में जो रहते हैं पब्लिक वो तो समझ जाएंगे कि एआई वाला बनाया हुआ है, लेकिन अभी गांव तो अभी बचा हुआ है ना कि मतलब एआई क्या होता है उसके नजर में तो नहीं पता है तो वो तो बोलेगा तुम ही हो। हेलो एंड वेलकम टू लेट्स कनेक्ट एंड ग्रो टुगेदर। जैसे जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में हमारा यूज़ बढ़ रहा है वैसे वैसे साइबर क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं। तो इसकी जानकारी लेने के लिए हमारे साथ है साइबर क्राइम एक्सपर्ट श्री चिंतामणि साहू जी। वेलकम सर। जी मैम, नमस्कार मैम। और मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपके व्यूअर्स को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारे लिए समय निकाल रहे हैं सुनने के लिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण विषय है साइबर क्राइम। इस क्राइम से तो कोई अभी अछूता नहीं रहा है कि इससे बातचीत करना बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ जी। तो अगर हम बात करें साइबर क्राइम की शुरुआत हमारे यहाँ से कब से हुई होगी? हमारे भारत में मतलब बहुत ही शुरुआती चरण में जब कंप्यूटर मेरे ख्याल से 1990 के आसपास शुरुआत हुआ था। कंप्यूटर हमारे यहाँ मतलब था जिसमें जहाँ पर प्रिंटिंग उनकी का काम होता था, पेपर उद्योग में कंप्यूटर का उपयोग होना चालू हो गया था। कुछ सरकारी वेबसाइट बनाए गए थे उस टाइम। मुल्की एक हैकर है, उसने एक भारतीय वेबसाइट को, शासकीय भारतीय वेबसाइट को हैक किया था उसने। तो हैकिंग का पहला केस उस टाइम आया था। और अगर हम बात करें साइबर क्राइम के टाइप्स की तो कितने प्रकार से हम इन्हें देख सकते हैं? ये तो साइबर क्राइम को हम सिर्फ 2 प्रकार में अपन मानते हैं, बाकी रिसर्च में बहुत से टाइप आता है, मैं उसको टूल्स मानता हूँ। साइबर क्राइम हैकिंग और फिशिंग, इसके 2 भाग हैं। बाकी जैसे आप हैकिंग में जाएंगे तो रैंसमवेयर हो गया, रैंसमवेयर अटैक अपन जो सुनते हैं वो हैकिंग का टूल्स है। और फिशिंग में हम सोशल इंजीनियरिंग बोलते हैं जिसको, तो वो उसका एक टूल्स है। उसको फिशिंग करने के लिए जो टूल्स अपन उपयोग करते हैं वो सब चीज़ें हैं, वो उपयोग करते हैं साइबर क्रिमिनल। दो प्रकार है बेसिकली। इस पे चिंता भी व्यक्त किया गया था कि हैकिंग को तो हम प्रोटेक्ट कर लेंगे, जैसे कि फायरवॉल निकाल करके या सॉफ्टवेयर को अपडेट करके हैकिंग को तो हम प्रोटेक्ट कर लेंगे, लेकिन फिशिंग को कैसे करेंगे ये चिंतन उस टाइम हुआ था। वो आज से मतलब 1990 के दशक में उस चिंतन हो चुका है कि भविष्य में फिशिंग वाली जो चीज़ें आएगी वो ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वो हम देख रहे हैं चीज़ों को। मतलब पहले से ही पता था कि ये सिचुएशन आने वाली है। ये सिचुएशन आने वाले हैं, मतलब जो एक्सपर्ट हैं, कंप्यूटर के एक्सपर्ट हैं, उनको पता था कि ऐसा होगा। फिशिंग को हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, पता था। तो आप लोग ट्रेडिशनल क्राइम और साइबर क्राइम में क्या अंतर पाते हैं? ट्रेडिशनल क्राइम के लिए गट्स चाहिए करने के लिए। किसी को लूटना है तो आपको फिजिकली रूप से उपलब्ध होना पड़ेगा, जाना पड़ेगा उसके पास, फिर वहाँ से उसको लूट करना पड़ेगा। और साइबर क्राइम में आप कहीं से भी बैठ के, आप दिल्ली में बैठे हो चाहे भारत के बाहर बैठे हो, आपको एक लिंक ही तो भेजना है साइबर क्राइम करने के लिए। वो बेसिक बहुत आसान हो गया है। उनके लिए आसान है क्राइम करने के लिए, पुलिस के लिए उतना ही कठिन है, क्योंकि आप दिल्ली में बैठ के क्राइम कर रहे हो साइबर क्राइम, पुलिस को दिल्ली तक जाना पड़ेगा ना उसको फिजिकली रूप से लाने के लिए क्रिमिनल्स। तो पुलिस के लिए ज़्यादा तकलीफ हो गया है। अब जो लोकल हमारे पास जो क्राइम करते हैं तो यहाँ के बहुत सारे अभी तो आधुनिक हो गया है, जैसे कैमरा लग गया है तो आएगा तो कहीं ना कहीं कैमरा में देखिए आप। साइबर क्राइम में वैसा नहीं है ना, वो तो मतलब आईपी को भी मॉडिफाई करके अपने आप को छुपा के स्कैन कर रहा, फिर उसको हम उसको फिर डिटेक्ट करेंगे, फिर पकड़ने जाएंगे। ये बहुत आसान हो गया है क्रिमिनल के लिए, साइबर क्रिमिनल के लिए। समय भी ज़्यादा लगता है इसमें कि इसमें बहुत समय लगता है, जैसे कि मतलब फिजिकली जो क्राइम किया गया है उस पर समझ लीजिए कि इनपुट हमको अच्छा मिल जाता है, कोई ना कोई जानते होंगे
पेपल लोकल रहते हैं जो अपराधी होते हैं, उनका चेहरा आ जाता है, बहुत सा चीज़ हो जाता है, तो हमको उसको सॉल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाता। लेकिन उसी जगह जो साइबर क्रिमिनल होते हैं वो फेक आईडी उपयोग करते हैं, फेक मोबाइल नंबर का उपयोग करते हैं, फेक अकाउंट का उपयोग करते हैं अपनी को छुपाने के लिए। मतलब कई लेयर में वो काम करते हैं, लेयर वर्क को सॉल्व करते करते अपन जब जाते हैं तो टाइम ही ज़्यादा लगता है। सोशल मीडिया में डेटा का मिसयूज करना भी साइबर क्राइम के अंदर आता है। बिल्कुल साइबर क्राइम के अंदर आएगा वो। हमने अपना एक डेटा एक शॉपिंग मॉल में गए, सामान खरीदा, मोबाइल नंबर उसमें नहीं था। आम आदमी क्या करता है, मोबाइल नंबर देता है कि भाई कोई ऑफर आएगा तो मैसेज देगा, हमको बताएगा, यही सोच के आदमी देता है। लेकिन वो क्या करेगा कि वो उसको डाटा को सेल कर देता है, फिर उससे फिर कई प्रकार के कॉल आना चालू हो जाते हैं आपके पास, अनचाहे काम। इतनी तरह से क्राइम नहीं है वो। किसी का पर्सनल लेकिन हर व्यक्ति अभी हर शॉपिंग मॉल या हर संस्था यही कर रहा है वो कि वो उनको कॉमन लग रहा है, पर यदि देखा जाए तो क्राइम है वो। किसी का डाटा हम क्यों दें किसी और को। वैसे ही आजकल ये भी बहुत देखने मिल रहा है कि एआई के द्वारा डीप से किसी का भी चेहरा किसी के में लगा तो अभी मतलब समझ लीजिए ये शुरुआती चरण है, अभी अब शुरुआती हुआ है एआई का और हम इतने पैनिक हो रहे हैं। अभी इसका तो अभी पूरी चरण बाकी है, मतलब ये तो अभी बहुत ज़्यादा डेवलप होगा डे बाई डे। अब इसके लिए हमको हर व्यक्ति को अवेयरनेस होना है। अब पहले हम सोचते थे कि हमारा फ़ोटो छप जाए पेपर में, फिर सोचते थे कि हमारा टीम आ जाए, फिर हम सोचते थे यूट्यूब में आ जाए। लेकिन अब यही फ़ोटो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक मेरा भविष्य में। अब हम तो चाहेंगे कि हमारा फ़ोटो कहीं ना आए, कि पता नहीं कौन एआई का उपयोग करके हमारा फेस का उपयोग कर ले और क्या डेवलप कर। और तो जो शहर के बच्चे हैं या शहर में जो रहते हैं पब्लिक, तो समझ जाएंगे कि एआई वाला बनाया हुआ है। लेकिन अभी गांव तो अभी बचा हुआ है ना कि मतलब एआई क्या होता है उसके नज़र में तो नहीं पता है, तो वो तो बोलेगा तुम ही हो, ऐसे कर रहे हो भैया तुम ही हो। तो कैसे समझाएगा उसको, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा समझाने के लिए जिसके साथ घटना घटी है कि भैया मैं नहीं हूँ, ये बनाया हुआ है। बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी तो अब शुरुआती चरण में है इस पे मतलब अभी से पढ़ाई चालू होना चाहिए उस पर कि बचना कैसे है एआई से। एआई का टूल का उपयोग हमें बहुत सावधानीपूर्वक करना है। हमारे किस प्रकार के फ़ोटो को हमको पब्लिक को शेयर करना चाहिए ऑनलाइन सोशल मीडिया में, ये मैं थोड़ा सा मतलब व्यवहारिक एजुकेशन में इसको लाना चाहिए, क्योंकि अभी मतलब बच्चों को स्कूल से हाँ शुरुआत से ही चालू कर देना। तो अभी क्या है हमारे बच्चे क्या है कि सोशल मीडिया में तो आ चुके हैं सभी, चाहे वो पेरेंट्स की जानकारी में हो चाहे ना हो, लेकिन आ चुके हैं वो और अपना पोस्ट करते रहते हैं, अपने फोटोग्राफ्स वगैरह कई प्रकार के डालते रहते हैं। तो अभी उनको इतना अवेयरनेस नहीं है, उनको धीरे धीरे उनको बताना पड़ेगा हर स्तर में, चाहे एजुकेशन के स्तर में हो, स्कूल के स्तर में हो, पेरेंट्स के स्तर में हो और बड़े भाई बहन के स्तर में। तो बताना भैया अब फ़ोटो का हमको तो संभल के डालना पड़ेगा। अब फ़ोटो लोगों को दिखाने का वो समय अब ख़त्म हो चुका है। तो हमारे देश में साइबर के जो लॉज हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं और क्या इन लॉज से हम बचा पा रहे हैं साइबर क्राइम? हाँ, लॉ तो स्ट्रॉन्ग है। हमारा जो बना हुआ है लॉ 2000 में एक्ट आया है और उसमें कई कार्रवाई किए हैं, तो महत्वपूर्ण कार्रवाई हुई है, स्ट्रॉन्ग है लॉ। अब इसमें बचाव क्योंकि भीड़ ज़्यादा हो जा रही है, जी। मतलब क्राइम की भीड़ ज़्यादा आ रही है, ओके रस हो जा रहा है, तो हर किसी को अभी मतलब हर किसी का केस को जांच नहीं कर पाए पूरी, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। प्रोटेक्ट करना बचाना, जैसे कि मतलब एक किसी का उदाहरण से समझिए आप, एक के साथ मान लो ठगी हो गया, मान लीजिए 5 या 10 हज़ार रुपये का, उस पैसों को हम हमारा पोर्टल बनाया हुआ है इंडियन गवर्नमेंट का, उस पोर्टल के माध्यम से हम उस पैसों को रोकते हैं। मान लो 10 हज़ार ठगी हुआ, 8 हज़ार उसका पैसा रुक गया, ठीक है, पैसा हमने उसको वापस कर दिया एक प्रकार से। और तमाम पैसे में हम बस वही न्याय दिला पा रहे हैं, लेकिन जो आरोपी किया है उसके साथ ठगी उसको
एक तरीके से भाई उसने माँ से बताना तो दिया ना उनको, लेकिन हम उसको अरेस्ट नहीं कर पा रहे, करते हैं लेकिन मतलब उतना वो रेशो जो है कम है। कौन है? हर व्यक्ति हर व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, वो हम नहीं दे पा रहे हैं, ये मतलब कम है रेशो। समाज में साक्षरता बढ़ रही है, लेकिन हम एक तरफ ये भी देख रहे हैं कि जो साइबर क्राइम है वो भी बढ़ रहा है, और खासकर इसके अंदर आ रहे हैं बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग। इसके लिए आप क्या पहल करना चाहेंगे? साक्षरता है, चाहे वो कंप्यूटर का हो चाहे मोबाइल का हो, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो कमी है, जैसे कि मैं एक उदाहरण से समझाना चाहूँगा। हमें पता है कि हम एंड्रॉयड चलाते हैं, एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, ये साक्षरता मानता हूँ, लेकिन कहाँ से इंस्टॉल करना है, किसके द्वारा भेजे गए एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, ये साक्षरता में नहीं है अभी, बहुत सारे लोग को नहीं पता। अब ये तो एजुकेशन है, अब गांव किस तरह चलते हैं, गांव के भी लोग मोबाइल चला रहे हैं, एंड्रॉयड मोबाइल चला रहे हैं, वो भी साक्षर है कि हमको लिंक क्लिक नहीं करना है, हमने बताया हुआ है, एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करना है। लेकिन एप्लीकेशन किस प्रकार का होता है, जैसे एंड्रॉयड में हम बोलते हैं APK, उसको नहीं पता APK, और APK को कहाँ से डाउनलोड करना चाहिए, जैसे हम प्ले स्टोर से कर हम आप प्ले स्टोर से, बहुत सारे लोग करते हैं प्ले स्टोर से। अब यहीं पर साइबर क्रिमिनल एक स्टेप आगे बढ़ के सोचता है, वो क्या करेगा, मैं बता रहा, फिशिंग के टूल्स है सोशल इंजीनियरिंग, उसका उपयोग करते हैं। तो अभी आप देखे होंगे कि उदाहरण बहुत चल रहा है अभी मार्केट में, ये क्राइम जो है किसान योजना आप सुने होंगे, जिसमें हमारा गवर्नमेंट जो है बोनस वगैरह है ना, तो उस किसान योजना का क्या किया है, वो जो क्रिमिनल्स हैं वो एक एप्लीकेशन तैयार करी है ना, और उस सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग किए हैं, एक अपने पर मतलब एक किसान ने क्या किया, उस APK फाइल को भेज दिया और वो किसान उसको इंस्टॉल कर लिया। अब उसकी जानकारी तो उसके पास चलेगी ही ना टूल। अब वो क्या किया, अच्छा है यार, बढ़िया है ये, वो क्या सोच रहा है वो किसान कि मेरे और भी लोग परिचित जो इसका लाभ उठा दे, उसको पता ही नहीं है कि वो गलत एप्लीकेशन को सर्कुलेट कर रहा है, डाउनलोड नहीं सर्कुलेट कर रहा है, तो वो दूसरे ग्रुप में डाल दिया, वो ऐसा हो सकता पूरा भी सर्कुलेट हो गया। होना क्या था कि वह जो एप्लीकेशन है वो प्रॉपर प्ले स्टोर से डाउनलोड होना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं हो रहा है। इंडियन मतलब छत्तीसगढ़ शासन के वेबसाइट से तो डाउनलोड करे या तो प्ले स्टोर से करे, वहाँ से करेंगे तो सेफ रहेंगे, पर हमारे जो यूज़र्स हैं वो ऐसा नहीं कर रहा। और यहाँ पर फिर प्रॉब्लम चालू होता है कि अब वो बोलता है कि भैया मैंने तो कोई OTP बताया ही नहीं, पैसा चला गया। आपने एक बैकडोर वाला जो एप्लीकेशन है, जिसमें सिर्फ उसका जो ऊपर का जो पिक्चर है वो भारत मतलब छत्तीसगढ़ शासन का लगा रखा है, आपको जेन्युइन प्रतीत हो रहा है, लेकिन वो तो बैकडोर है ना, एक तरीके से जो आपके SMS को उठा के वो जो उसके सर्वर तक भेज रहा है, ट्रांजेक्शन कर लेता है, और आपने तो OTP बताया ही नहीं है, आराम से ट्रांजेक्शन हो जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है लोगों को। तो साक्षरता तो है, लेकिन उससे भी कुछ कमी है। मतलब अब नए बच्चे तो कंप्यूटर के बारे में, मोबाइल के बारे में इसको नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति पढ़ रहा है क्या? नहीं पढ़ रहा है, लेकिन उपयोग तो हर व्यक्ति कर रहा है मोबाइल का। समस्या ही है, बेसिक समस्या ही है। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा साइबर क्राइम क्या हुआ है अभी तक? ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग ना अभी 1-2 साल पहले ना एक दिल्ली से एक कॉल सेंटर को भ्रष्ट किए थे हम लोग ने। उसमें मतलब 15 से 20 लड़कियों को हम लोग अरेस्ट करके लाए थे, और उतने ही कंप्यूटर सब अरेस्ट हुए थे। वो करते क्या थे, एकदम प्योर, वो मतलब साइबर क्रिमिनल जो होता है ना, यूनाइट होके मतलब एक टीम बना के काम कर रहे हैं वो। अच्छा। वो क्या काम करते थे, आप अभी भी कम आ रहा है मेरे पास केस वाला, स्टैंड लोन सुने हैं आप? लोन। देखिए कि एक हम लोग रील्स देखते रहते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो चाहे वो यूट्यूब में हो, रील्स हम देखते हैं, सभी का आदत है रील्स के बीच में विज्ञापन आता है, उसी विज्ञापन में लोग एक विज्ञापित करते हैं कि भाई आप एक लोन ले लीजिए। कैसे ले लीजिए लोन? आपको कागज़ नहीं देना पड़ेगा, कागज़ कुछ भी नहीं देना है,
बिना कागज़ का लोन, छोटा लोन देते हैं हम। बोले कितना दोगे आप? बोले 10,000 रुपये। अब कोई स्टूडेंट उसको देख रहा है, बोले यार मेरे को किसी काम के लिए 10,000 की ज़रूरत है, मैं पापा से मांग रहा हूँ, पापा दे नहीं रहे मेरे को, एक काम करता हूँ उससे मैं लोन ले लेता। तो वो उसके लिंक के माध्यम से संपर्क करेगा, वो क्या करेगा, उसको वही बैकडोर वाला एप्लीकेशन भेज देगा। बैकडोर वाला एप्लीकेशन भेज दिया और बोले भैया हमने आपको अपने ब्रांच का एप्लीकेशन भेज दिया है, आप उसमें अपना डॉक्यूमेंट, बेसिक डॉक्यूमेंट जैसे कि अपना नाम, आधार क्या है उसको डाल दीजिए, बस उतनी चाहिए और कुछ ज़रूरत नहीं है। आपका पे स्लिप नहीं चाहिए हमको, आपको इनकम सर्टिफिकेट हमको नहीं चाहिए, अब बेसिक चल दीजिए, आधार नंबर वगैरह हमको भेज दीजिए, फ़ोटो तो भेज दीजिए। उसको आधार कार्ड या उसको फ़ोटो लेना उद्देश्य नहीं होता, उसका उद्देश्य होता है उसमें आपके मोबाइल का कंटेंट लिस्ट, आपका जो पर्सनल फ़ोटो जो पड़ा हुआ उसको हैक करने का उसको उद्देश्य का। यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट हैकिंग का आ गया, थोड़ा सा पार्ट फिशिंग का आ गया। अब यूज़र से जो लोन लेना चाह रहा जो बंदा, वो क्या किया, उस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कर लिया और उनका तो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। मोबाइल जो है उसका पूरा कॉन्टैक्ट लिस्ट चला गया, फ़ोटो चला गया। अब वो क्या करेगा कि पैसा भिजवाएगा, पैसा और किसी से वसूली करके, वो भी अपने अकाउंट से नहीं भिजवा रहा ना, किसी और को इस प्रकार जो ठगी किया उससे वो पैसा वसूली करके आपके अकाउंट में डालेगा। वो भी पूरा अकाउंट पैसा नहीं डालेगा। आप 10,000 मांग करेंगे, 8,000 मांग दे, 8,000 आपके अकाउंट में आ गए। उसके बाद वो क्या करते हैं कि सिर्फ 2 या 4 दिन बीता रहता है, उसके बाद वो फ़ोन लगा के आप उसको परेशान करना चालू करेंगे, भी हमारा पैसा दो, हमारा पैसा वापस करो, हमारा पैसा वापस करो। इस प्रकार से परेशान करेंगे। आप नहीं दोगे तो उनके पास कॉन्टैक्ट लिस्ट आ ही गया है, वो पूरे को वो आपके फ़ोटो मॉर्फिंग करके बदल के व्हाट्सअप करते जाएंगे, तो प्रेशर बनाते हैं कि आप पैसा डालो। आप उससे छुटकारा पाने के 10,000 के बदले 20,000 देंगे, कई लाख दे देते हैं, कई 5 लाख दे के, मतलब 10,000 के लोन में 5 लाख आदमी पटाता है, सिर्फ इस चीज़ों से बचने के लिए। कोई तरीका उसको समझ नहीं आता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्राइम करते थे, वो स्टेप पे हम लोग एक अपराध भ्रष्ट किए थे उसमें। अच्छा, तो ये दिल्ली का ग्रुप, दिल्ली में इंस्टॉल था ये जो कॉल सेंटर था वो। तो उसका इन्वेस्टिगेशन आप लोग कैसे किए? उन लोगों का उनका बड़ा सेटअप जो था, मतलब बहुत कठिन सेटअप था। मतलब कैसे है, वो सकते कि एक एप्लीकेशन था उसके पास और वो फिजिकली मोबाइल का उपयोग नहीं कर रहे थे। मतलब एक उसको सिम बॉक्स बोलते हैं हम लोग अपनी टेक्निकल भाषा में। एक मोबाइल का समूह रहता है बॉक्स टाइप का, उसमें क्या करते हैं, फेक सिम को इंस्टॉल कर देते हैं और उससे से वो रैंडम कॉल वहाँ से जाता रहता है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डाल के वो बात कर देते हैं। तो उस जब लगातार कॉल आता गया तो अपन देखे कि कहाँ से कॉल आ रहा है, पर्टिकुलर एक जगह से वो कॉल आना पाया गया। फिर पहले हम बैंक अकाउंट को एनालाइज किए उसके कि बैंक अकाउंट में कौन से बैंक में जा रहे हैं। आई का रिसर्च आई के ऊपर काम किया, तो समझ में आया तो उस एक बॉक्स में लगा हुआ है सिम जो है, तो ये कहीं ना कहीं इंस्टॉल होगा। और वैसे उसमें एक चीज़, उसको चलाने के लिए एक इंटरनेट की ज़रूरत पड़ता है, कुछ टेक्निकल टर्म्स हमको पता है कि कैसा कैसा वो होता है, तो उसके माध्यम से वहाँ तक फिर पहुँचे। मतलब वहाँ पर अरे हमको 1 से 2 हफ्ता तक घूम के देखना पड़ा, सर्च किए थे वहाँ पर जाकर, फिर समझ में आया कि हाँ इस बिल्डिंग में इंस्टॉल, तो मल्टी लेवल बिल्डिंगें रहती है, तो बोले हाँ यार हो ना हो इसी बिल्डिंग में इंस्टॉल है। तो फिर हम लोग बोले नहीं, हम ऑफिस खुले तभी हम उसमें रेड करेंगे। तो जैसे सब आए लोग काम अपना अपना उसको पकड़े, तो रेड किए, वहाँ पर सबका नंबर लिखा हुआ था सब। अब इसकी और बुरी स्थिति क्या है, ये तो हम पकड़ लिए, लेकिन जो बंदा है तो कॉल वाला बंद नहीं हुआ। समझिएगा साइबर क्राइम कितना खतरनाक होता है। उसका डाटा अलग अलग इस प्रकार के कॉल सेंटरों को मिल गया। भेजा गया होता है। अब हमने एक कॉल सेंटर को बस्ट किया, लेकिन दूसरे कॉल सेंटर से उसके पास कॉल, इतना मतलब डेंजरस होता है ये सब चीज़ें। तो छोटा सा गलती उसके लिए बहुत होती है। तो मतलब ये हमें समझना ज़रूरी है कि हमें कहाँ किस लिंक पे किस लिंक में करना है, किससे संपर्क करना है, आपको अपना व्यवहार किसके साथ करना है। हम अभी क्या कर रहे हैं, गलती क्या कर रहे हैं,
हमारा जो पुराना व्यवहार हुआ करता था 10 से 20 साल पहले, मतलब हम कोई राशन लेते थे, हमारा एक राशन दुकान हुआ करता था, कपड़ा लेने के कपड़ा दुकान हुआ करते थे, मार्केट हुआ करता था, बैंकिंग के लिए बैंक हुआ करते थे। उस सबको हम पूरा 100% ऑनलाइन में ले आए। वो ऑनलाइन में लाना है, ऑनलाइन हम छोड़ तो सकते नहीं हैं, लेकिन उसको कितना परसेंट हमको ऑनलाइन में रहना है, कितना परसेंट हमको वहाँ पर रहना है, हमको ये सोचना पड़ेगा। अब 100% हम ऑनलाइन में चले गए हैं, हमको जो भी चाहिए हम ऑनलाइन में जाके करते हैं। तो लोन भी लेना है, हाँ, सब चीज़ें ऑनलाइन कर रहे हैं। और उसके बाद में कोई चीज़ें होती हैं तो बोलते हैं यार, मतलब ये एक अवेयरनेस तो है हमको, लेकिन थोड़ा सा मतलब लेजीपन बोल सकते हैं या काय की सुविधा बोल सकते हैं। ऑनलाइन तो लाया ही गया था ना कि आपको सुविधा हो, लेकिन यदि सुविधा घातक होता बोलते ना, तो वो स्थिति में हम आ चुके हैं। बैंक ना जाके 10,000 का लोन हम बैंक में जाके ले लेते तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अब बैंक वाले कई सारे कागज मांगते हैं, सिक्योरिटी मांगते हैं, तो लोग जाते हैं नहीं है। और वो चीज़ को फ़ायदा उसने उठाया, तो ऐसा बहुत बड़ा हुआ है। इसका एक दुष्परिणाम ये हुआ था कि भोपाल के एक पूरे दंपत्ति ने आत्महत्या कर लिया था, पूरे फैमिली ने उसमें आत्महत्या कर लिया था। तो इतना डेंजरस हो गया था वो, ये स्टेट लोन की वो केस था वो। समझ में नहीं आता है ना कि हम क्या हाँ, ऐसे करेंगे हैं, कैसे उसका एकदम सिंपल, और उसका उपाय एकदम सिंपल सा है ना, आप आप अपना व्हाट्सएप में स्टेटस लगाइए भैया कि मैं ऐसा फ्रॉड का शिकार हो गया हूँ, और अपना मोबाइल नंबर बंद कर दे। और यदि आपके पास भी कोई कॉल आए, प्लीज अटेंड ना करे इसको, आप नंबर को ब्लॉक करे, रिपोर्ट करे। भाई हमारे पास कोई कॉल लगा रहा है कि आप लोन लिए हमसे, हाँ, भाई आप उनसे निपटिए, हमको क्यों कर रहा है? हम सीधा उस नंबर को रिपोर्ट करेंगे और ब्लॉक करेंगे। हर व्यक्ति यदि ऐसा करे तो तकलीफ नहीं होगा उसको। हम कहीं डरते हैं ना, या ये सोच लोग क्या कहने लगे। अच्छा उसने तो कॉल तो लगा ही रहे हैं ना, तो सिंपल सा तरीका है कि आप इस प्रकार से स्टैंड लोन में यदि फंस जाते हैं तो आप पहले तो स्टेटस लगाइए सबसे पहले कि भैया मैं स्टैंड लोन वाला एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया था, मेरा कॉन्टैक्ट लिस्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, शायद आपके पास कॉल आ जाए, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आप उस ये जो भी नंबर से लोन वसूली के लिए कॉल आता है, आप उसको ब्लॉक कीजिए, रिपोर्ट कीजिए बस। और मैं अभी अपना मोबाइल बंद कर रहा हूँ। तो आपको उपवास की स्थिति में जाना पड़ेगा, मोबाइल का उपवास करनी पड़ेगी। आप उस मोबाइल को तो कम से कम बोल रही है, वो स्थिति में लाना पड़ेगा, वही एक तरीका है। जैसे बहुत सारी चीज़ों में तरीक़े को अपनाना चाहिए, कभी कभार अच्छा रहता है वो, लेकिन हम लोग क्या पैनिक हो जाते हैं, हम अपना मोबाइल नंबर बंद करना ही नहीं चाहते, 1 मिनट के लिए हम बंद, मजबूरी भी है ना आजकल है ही ऐसा। हाँ, कि डर लगा रहता है कि बच्चे स्कूल गए हैं तो कब, अब मैं तो बंद नहीं कर सकता, मैं समझिए, अब अपने को उधार लेकर देखता हूँ कि मेरे बच्चे स्कूल गए, पता नहीं कब कौन सा कॉल आ जाए, तो ये सोच के लोग बंद नहीं कर पाते। मैं बोल तो जरूर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा कठिन रहता है, लेकिन उसके लिए आप दूसरा उपाय करिए, फिर कोई एक और नंबर लीजिए जो आपका बच्चा आपसे संपर्क कर सके। तो आपको एक रास्ता बना के करना पड़ेगा, और परमानेंट बंद नहीं करना उसको, कुछ दिनों के लिए, कि वो उनको तो पैसा से मतलब है। अब देखेंगे कि आपका मोबाइल नंबर बंद हो गया है, बाकी लोग भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, फिर वो बोले कि नहीं हमारे लिए काम का नहीं है, भाई टाइम वेस्ट है, उस स्थिति पीछे। भारत में जो साइबर क्राइम हो रहा है मोस्टली वो पैसों के लिए हो रहा है। मतलब मैं तो 100 में मानता हूँ 60-65% तो पैसा के लिए हो रहा है, बाकी कुछ परसेंट मतलब व्यक्तिगत छवि को खराब करने के लिए हो रहा है। बहुत कम परसेंट जो है हैकिंग का परसेंटेज है, जो बाकी लोग वीपीएन का यूज भी करते हैं लोग। हाँ, देखो अपने आप को छुपाने के लिए लोग वीपीएन करते हैं, अपन उसको वीपीएन को बोलते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो जैसे कि मैं तो उपयोग नहीं करता वीपीएन का। अब जैसे मैं व्हाट्सअप चला रहा हूँ, तो व्हाट्सअप के सर्वर में ओरिजिनल आईपी जा रहा है ना, कोई भी साइबर क्रिमिनल तो नहीं चाहेगा ना कि मेरा ओरिजिनल आईपी जाए सर्वर पे, तो वीपीएन का उपयोग करता है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि आप वो साइबर क्रिमिनल सोच रहे होंगे कि हम सिक्योर है, डिजिटल दुनिया में कोई भी आदमी सिक्योर नहीं है। यदि वो डिजिटल दुनिया में आए हैं, चाहे वो क्राइम करने के लिए क्यों ना हो, उसका फुटप्रिंट बन रहा है। अच्छा, और हम यदि उसमें जांच करेंगे बिल्कुल पहुँचेंगे। तो हम वीपीएन के थ्रू भी क्रैक करके आप पहुँच सकते हैं। क्यों करते हैं? ये ज़रूरी भी है, जिस तरीके के क्राइम हो रहे हैं
उसको देखते हुए। अब आवाज़ का तो उनको पता चल गया ना कि जो वीपीएन कंपनी बना रहा है उनको मार्केट में वीपीएन आया क्यों होता है पहले समझना चाहिए। वीपीएन आया था कि अननेसेसरी बंदे इंटरनेट की दुनिया में आपको परेशान ना करें। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट देने वाले लोग, आपने कोई साइट पे विजिट किया है, मान आप एक एडिडास के साइट पे गए हैं जूता देखने के लिए, तो एडिडास आपको परेशान ना करे आपके पास आके बार बार, तो आपने वीपीएन ऑन करके आप जाओगे तो आपके पास परेशानी हो, वो चीज़ के वीपीएन बनाया गया है। लोग उसका गलत उपयोग कर रहे हैं। बनाया उसी लिए गया था कि आपका जो प्राइवेसी जो है वो मेंटेन रहे, मैनेज रहे, तो उसके लिए वीपीएन बनाया गया है। और अब लोग उसका हाँ, गलत उपयोग कर रहे हैं उसका, लेकिन सोच है ना कि पुलिस नहीं जा पाए, जान नहीं पाएगा, ऐसा नहीं है। सब डाटा मैनेज होता है, फुटप्रिंट सब मैनेज होता है। डिजिटल दुनिया में एक सबसे अच्छी बात है कि आपका हर चीज़ मैनेज होता है। जी, चाहे अच्छी चीज़ हो या दौरान चीज़। अब उसको खोजना कैसा है, पुलिस कैसे किस प्रकार से उसको जांच कर रही है, उसके ऊपर निर्भर करता है। अच्छा एक्सपर्ट नहीं लिया, कोई भी इंदर से बच नहीं पाएंगे। और भी अच्छी बात है क्योंकि फिजिकल इवेंट्स में तो आप एक बार बोलेंगे भैया मैं नहीं हूँ, ये है वो है, लेकिन उसमें तो डिजिटल पूरा आपका सबूत रहता है, आप उसको नकार नहीं सकते आप। हमने हाँ, तो इतना आसान नहीं। क्रिमिनल को मैं बताना चाहूँगा कि ये सब रास्ता छोड़े है ना। आपको हर जगह आपको एफआईआर चल रहा है, आपको लग रहा है कि पुलिस पकड़ नहीं है। आज रायपुर में एफआईआर हुआ है, कल भिलाई में होगा, परसों बिलासपुर में होगा, फिर और सिटी में होगा। और एक जगह कहीं भी पकड़ाओगे, हमको तो आजकल ऑनलाइन सब जगह दिखता है कि हाँ यहाँ एफआईआर है, और सभी फिर उस पर आपके ऊपर जांच चालू करेंगे। अब कहाँ जाएंगे, कौन से स्टेट जाएंगे अपने आप को बचाने के लिए। तो जब तक आप नहीं पकड़ में आता तो ठीक है, लेकिन जिन भी पकड़ में आएंगे वो उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सिस्टम ऐसे ही बनाया गया है, जो इतने सारे पोर्टल से जो आ रहा है भारत सरकार का पोर्टल, उसी उद्देश्य से बनाया जा रहा है कि ठीक है भाई, आप अभी तो क्राइम कर ले रहे हो, अभी तो हम हमारे जनता को हम वो नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उसको न्याय नहीं दिला पा रहे, लेकिन जिस दिन भी आप अपराध कहीं कोई ना कोई तो सिटी में आप रहते होंगे, कहीं ना कहीं तो पकड़ाएंगे ना। जब भी पकड़ाएंगे उस दिन फिर हम पूरा हिसाब बराबर कर लेंगे। ये तो है। ये जो डिजिटल अरेस्ट आजकल दिखा रहे हैं, लोग उसमें फंस जा रहे हैं, जानकारी होते हुए भी इसमें फंस जाते हैं। तो ऐसा कोई लॉ हमारे यहाँ पे है डिजिटल अरेस्ट करने के नाम पे? नहीं, ऐसा कोई लॉ नहीं है भाई। उनको तो किसी को अरेस्ट करना है तो फिजिकली रूप से उसके पास जाएंगे, उसको अरेस्ट करेंगे, उसको बोल के भी हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं, ऐसा बोल के हम उसको अरेस्ट करेंगे। डिजिटल अरेस्ट कॉन्सेप्ट जो है ये प्योर साइबर क्रिमिनल के द्वारा लाया गया है कि भाई हम किसी को डरा के ऐसा हम उससे निकाल सके। डराने के बोलते हैं हम आपके बच्चे को पकड़ लिए हैं, ऐसे बहुत ही वाहियात केस में पकड़े हैं, रेप के केस में पकड़े हैं, तो डराते हैं पेरेंट्स को, और वो मौका ही नहीं देते कि अपने बच्चों से, या मतलब उसके माइंड को इस तरीके से डराते हैं कि अपने बच्चे से सब एक बार पूछ तो लूँ, कॉल लगा के उस तरह से हैक कर देते हैं माइंड को, और बोलते हैं कि हमारे वो किए हैं। अब तो सामने वाला तो सा कॉम्प्रोमाइज़ की स्थिति में आ जाता है कि भैया ये हमारा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता, आप कुछ लेन देन करके कर लो, जो कि गलत है एक तरीके से। यदि कोई पेरेंट्स से बोले ठीक है भैया भेज दो जेल, हम कोर्ट है इसलिए हम उसको हम छुड़वा लेंगे, तो वहाँ को, लेकिन पेरेंट्स ऐसा नहीं चाहते कि हम कहाँ वो कैसे करेंगे, आप पैसा ले लीजिए और छोड़ लीजिए। तो उसके चक्कर में ये लोग पैसा दे ही देते हैं डर के बारे में, बहुत ज़्यादा डराते भी है। उस प्रकार से लोग माहौल, आवाज़ों से माहौल तैयार करते हैं। मैं तो सुना हूँ 2-3 साल हुआ है, माहौल उस तरीके से बनाते हैं। मैं सलाह अधिकारी को बहुत गंदे तरीके से आपको बच्चा अंदर जाएगा, ऐसा। और एक वो भी आ रहा था ना कि कस्टम से हैं हम, आपका सामान हमारे पास आ नहीं, वो डिजिटल अरेस्टिंग का नहीं है जी। कस्टम वाले जो सामान वाला जो नाइजीरियन फ्रॉड है वो, जी वो नाइजीरियन फ्रॉड क्या होता है कि नाइजीरियन फ्रॉड जो है ना, ये मेरी व्यू वाला जो साइट होता है शादी.com वगैरह, या डेटिंग साइट हो गया है, इसमें कोई डाला हुआ है अपना प्रोफाइल, कोई बच्ची डाली हुई है,
उससे संपर्क में आते हैं और दोस्ती करते हैं, वहाँ पर अपना बढ़िया-बढ़िया फ़ोटो वगैरह भेजते हैं, दोस्ती हो गया। तो वो बोलते हैं कि हमें आपको सामान भेजा हुआ है, आप उसको कलेक्ट कर लो। एक बंदे का फ़ोन आया कि भैया आपका सामान आया है, यूरोप से एक सामान आया हुआ है। कहीं इसमें पेच है, बोला कि उसने मतलब इसमें ऐसा-ऐसा कमी था, उस कमी को पूर्ण करना है आपको कागज़ात को, और इसका इतना फीस है। तो एकदम नॉर्मल फीस बताएँगे, 1000 रुपए बताएँगे वो शुरुआती चरण है। अब 1-2 हज़ार का आप दे दिए हो तो फिर किसी और को फ़ोन आएगा कि ये वाला भी चार्ज बचा है ऐसा, फिर और किसी को फ़ोन आएगा ये वाला चार्ज बचा है, ऐसा करते-करते वो बढ़ाते रहते हैं। तो नाजायज़ फ्रॉड है वो। डिजिटल अरेस्ट अलग चीज़ है। डिजिटल अरेस्ट में बिल्कुल कॉल आएगा कि हम आपके बच्चे को अरेस्ट कर लिए बोलते हैं। पुलिस वाला बन के कॉल करते हैं। पुलिस वाला कॉल लगाएगा, मान लो मैं यदि किसी को कॉल लगाऊँगा तो मैं बताऊँगा ना कि मैं थाना सिविल लाइन के साइबर सेल में पदस्थ हूँ, आपके बच्चे को लाया हूँ, आप आ जाइए, थोड़ा-सा बात करनी है, आपको कुछ ही बतानी है। यस। ऐसा-ऐसा बात है भैया, ठीक डायरेक्ट बोलूँगा कि आप मेरे को पैसा दीजिए। पुलिस अब पैसा माँगेगा, कोई भी पुलिस वाला तो मैं तो सोचता हूँ कि नहीं माँगता है, ऐसे डायरेक्ट माँग नहीं सकता। क्योंकि नौकरी तो उसको भी करनी है, तो ऐसा कोई पैसा तो माँगेगा नहीं। पहला और ये जो हम फ़ोन में अपने पासवर्ड यूज़ करते हैं, तो ये करना चाहिए, मतलब इससे हमें प्रोटेक्शन बिल्कुल मिलता है। पासवर्ड, और पासवर्ड तो देखो, पासवर्ड तो सभी उपयोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई कर नहीं रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि सरल पासवर्ड रखते हैं, पहला प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि डायनेमिक मतलब मोबाइल ओपन करने के भी वही पासवर्ड है, और अंदर जो हम पेमेंट के एप्लीकेशन जो उपयोग कर रहे हैं उसके लिए भी वही पासवर्ड है, जीमेल के भी वही पासवर्ड उपयोग कर रहे हैं। थोड़ा सा पासवर्ड को मतलब 3-4 पासवर्ड तो कम से कम उपयोग करें, अब थोड़ा सा उसको कठिन बनाएं, सरल ना बनाएं। उसमें बोलते भी हैं छोटे अक्षर का उपयोग करो, बड़े अक्षर का उपयोग करो, मिक्स करके बनाओ, उस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। यह है, मोबाइल खोलने के लिए अलग पासवर्ड रखें आप, पैटर्न रखें, या पासवर्ड रखो सर। आज का तो मोबाइल 6 डिजिट वाला भी आ रहा है ना, पहले तो 4 डिजिट था, 5 डिजिट आ गया, अब 6 डिजिट तक भी आ रहा है, पे आ गया। तो ज़्यादा सेफ रहेगा वो। और जो हम फेस स्कैन करते हैं जो आजकल आईफ़ोन में, ये सब तो वो करना चाहिए या वो नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, फेस तो करना चाहिए, क्योंकि आपका फेस के साथ तो कोई दूसरा आईफ़ोन थोड़ा सा सिक्योर है तो मैं मानता हूँ। तो मतलब एंड्रॉइड से ज़्यादा आईफ़ोन, लेकिन आईफ़ोन तो हर कोई चला नहीं। तो अच्छा, एप्लीकेशन जो आप आईफ़ोन के अंदर जो एप्लीकेशन चलाएँगे, पेमेंट गेटवे, उसमें तो आपको पासवर्ड और 3 डिजिट का पिन रखना पड़ेगा ना, वो तो स्ट्रॉन्ग रखना ही पड़ेगा आपको। पता चला कि कोई आपका मोबाइल ऊपर का तो खोल लिया है किसी का, अंदर का ना खोल पाया है। अभी तो बहुत सारे केसेस आ रहा है, मोबाइल गुम होने पर पैसा निकल जाने के केस आ रहा है। कारण वही है ना, ईज़ी पासवर्ड। ईज़ी पासवर्ड रखता है, खोल लेते हैं, रीसेट कर लेते हैं। दूसरा बेसिक कारण है कि लोग मोबाइल घूमता है, लोग मोबाइल को अपना प्रॉपर्टी समझ रहे हैं। उसके अंदर के कंटेंट। हाँ, मोबाइल जो 10,000, 20,000 या 50, कई किलो को 50,000 मान लेता हूँ मैं, चलो 50,000, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका डाटा है। उसके अंदर जो फ़ोटो पड़ा हुआ है, उसके अंदर जो सिम पड़ा हुआ है, वो तो मतलब ये आपका सिम मेरे को मिल जाए ना 1 घंटे के लिए, तो मैं आपके नाम से 4 ठो को क्या बोलते हैं उसको सोशल मीडिया खोल लूँगा, बस आपका व्हाट्सएप को फिर ले लूँगा मैं, आपका जीमेल को रीसेट कर लूँगा, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। तो आदमी जैसे ही मोबाइल गुमे, सबसे पहले तो अपना सिम दूसरी तरह हो गई। पुलिस के पास तो पुलिस कहीं जा नहीं रही ना, पुलिस तो बैठी हुई ना, पुलिस से तो बाद में संपर्क कर लेंगे। हमारे पास क्लाइंट आते हैं, मतलब प्रार्थी आते हैं, वो बोलते हैं भैया मोबाइल मेरा गुम हो गया, मैं ठीक है लेकिन चालू है, आप चलिए उसको रिकवर कर लीजिए। तो मतलब वो ऐसा नहीं करना चाहिए, आप वो चालू मोबाइल को पहले बंद करो भैया, सिम को इशू कराओ, क्योंकि पुलिस अब वो आए हैं, पुलिस उठ के जाएगी, पुलिस कौन सी और को दूसरा काम में लगा होगा, और उसी चीज़ लोकेशन पे जाके एकदम एग्जैक्ट लोकेशन तो आता नहीं कि यहीं पर है, तो सर्च करने में टाइम लगेगा। मान लो वो सब पूरा काम चली भी गई, मान लो वहाँ पुलिस चली भी गई खोजने के लिए, उस बीच मान लो 2 घंटा समय लग गया, और 2 घंटे में हमारा ट्रांजेक्शन कर लिया तो, और कुछ कर लिए तो ये सब दिक्कतें आ जाएगी। तो मैं तो ये बोलना चाहूँगा आपके व्यूअर्स को कि जब भी आप मोबाइल घूमें, आप सबसे पहले अपने सिम को रीइंस्टॉल कराने के ऊपर ध्यान दें, और इस पे
मोबाइल गुम और पुलिस के पास ज़्यादा भटकना ना पड़े और उस मोबाइल का कोई मिसयूज़ ना हो, इसके लिए एक साइट भी बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं CIR पोर्टल। तो आप उस पोर्टल पे घर बैठे कंप्लेंट डाल सकते हैं और कभी भी डाल सकते हैं, 24 घंटे ओपन रहता है। तो मैं अपील करता हूँ आपके व्यूअर से कि आप जब भी मोबाइल घूमें, आप सबसे पहले अपना सिम को रीइशू कराइए, अपने व्हाट्सएप को फिर से इंस्टॉल कीजिए, अपने पेमेंट गेटवे को इंस्टॉल कीजिए, अपने सोशल मीडिया को रीसेट कीजिए, देन आप मोबाइल को सर्चिंग के ऊपर जाइए। यही मेरा आपके व्यूअर से अपील है। आप लोग जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो सबसे ज़्यादा चैलेंजेस आपको क्या आते हैं? अकाउंट, एक मोबाइल नंबर, ये दो हमारा मेन चैलेंज है। इतना सरलीकरण कर दिया गया है अकाउंट खोलना गवर्नमेंट के द्वारा कि कोई भी अकाउंट खोल ले रहे हैं, उसको ब्रांच तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रहा जी। है ना। और कई लोग को पैसे की ज़रूरत रहता है, तो उसको तो ज़्यादा कानून की जानकारी नहीं रहता है, बेचारे गरीब भी रहते हैं, पैसे की ज़रूरत भी है, उसके नाम से कोई अकाउंट खोल लिए, उसको कारण कोई और बताया हो कि भई हम ऐसा-ऐसा काम कर रहे हैं, लेकिन वो फ्रॉड में उसको उस अकाउंट को उपयोग कर लेते हैं। हम देखते हैं कि हाँ, अकाउंट नंबर मिल गया, जाते हैं उसके पास, तो बेचारा एक रिक्शा चलाने वाला कोई धंधा रहता है, कोई ठेला चलाने वाला बंदा रहता है, या कुछ सब्ज़ी बेचने वाली बाई रहती है, या काम वाली बाई रहती है। उसने ये अकाउंट वो अकाउंट में बहुत पहले खोली थी, इतने-इतने 5 एमएम की बेच दी थी। हम लोग उसको म्यूल अकाउंट बोलते हैं और एक अपराध है ये। म्यूल अकाउंट को मतलब आप अपने अकाउंट को आप स्वयं उपयोग कीजिए, किसी और को ना दीजिए। किसी और को आप अपने अकाउंट को किसी और को उपयोग के लिए दे रहे हैं, उसको हम म्यूल अकाउंट बोलते हैं, जो कि एक अपराध की श्रेणी में आता है। बिल्कुल। अज्ञानतावश और पैसे की ज़रूरत कई बार है, ऐसा आप कर लेते हैं, लेकिन ये भी ऐसा भी हमें नहीं में उसमें कई पैसे का ट्रांजेक्शन करते हैं वो, वहाँ पता तो उसको बताता है कि भाई आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ है। सोच भी नहीं सकते ना बंदा कि 1 करोड़ का। बेचारे हाँ, और हम भी समझते हैं कि जो रोज़ काम कर रहे हैं, रोज़ पैसा कमा रहे हैं, वो 1 करोड़ का ट्रांजेक्शन कैसे करेगा? तो और हमारे इन्वेस्टिगेशन में कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो हम अपराधी बना भी सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। बहुत सी चीज़ सोचना पड़ जाता है उसके बाद कि कैसे करें उसके लिए। आप हमारे व्यूअर्स को क्या गाइडलाइंस देना चाहेंगे? मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप जो बाहर से एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, एपीके फाइल ग्रुप में, वो ना करें। या आप प्ले स्टोर हो गया, iOS हो गया, उससे आप इंस्टॉल कीजिए। दूसरा चीज़, मैं बहुत सारे अपने पास जो कंप्लेनर आते हैं उसमें देखता हूँ उसके मोबाइल में दुनिया भर के एप्लीकेशन डाल के रखे रहते हैं। 8 जीबी का मोबाइल है लेकिन 50 तो उसमें एप्लीकेशन डाल दिए जिसको कभी खोलते भी नहीं हो। तो ऐसा ना करें। आप कम से कम एप्लीकेशन अपने मोबाइल पे रखिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ ना साहब, क्योंकि हर एप्लीकेशन कुछ न कुछ डाटा आपसे वो ले रहा है। कोई आपका कॉन्टैक्ट उठा रहा है, कोई आपका आवाज़ सुन रहा है, कोई आपका फ़ोटो उठा रहा है। क्यों दें? जो तो हमारी निजी जानकारी है ना, तो हम एप्लीकेशन को ही अपने मोबाइल में ना रखें। डाटा इतना सस्ता हो गया है, जब हमको स्कैनर की ज़रूरत पड़ेगा, हमको किसी डॉक्यूमेंट स्कैनर हम डालेंगे, स्कैन करेंगे, काम हुआ, अनइंस्टॉल कर देंगे। बेवजह हमको फालतू का एप्लीकेशन नहीं रखना है। जो काम का जो डेली यूज़ का एप्लीकेशन है, उसे हमें अपने मोबाइल पे रखना चाहिए। दूसरा मैं नीलोकरण के बारे में बोलना चाहूँगा कि आप किसी को भी अपने नाम से अकाउंट खोल के किसी को उपलब्ध ना कराएं। तीसरा, सिम के लिए भी बोलना चाहूँगा कि आप अपने नाम का ही सिम चलाएं, किसी और का सिम ना चलाएं, या अपना सिम किसी और का ना दें। मेरा दोस्त है, दोस्त को भी ना दें। आप अपना सिम आप स्वयं चलाएं। और इसको देखने के लिए भी साइट है, सिम को चेक करने का भी गवर्नमेंट ने कैट बनाया हुआ है, सब पोर्टल पे है। तो आपके नाम से कितने सिम चल रहा है उसको आप चेक कर सकते हैं। ये रहता है।
किसी से और से मोबाइल खरीद रहे हैं, मान लीजिए आप सेकेंड हैंड मोबाइल खरीद रहे हैं, हाँ, तो मैं CIR पोर्टल बताया था ना, CIR CEIR पोर्टल, CEIR पोर्टल जो है उस पर आप IMEI को चेक कर सकते हैं कि चोरी का है कि नहीं है, उसमें वो भी सुविधा है। तो जैसे क्योंकि आता है कि भाई मेरा मोबाइल आप खरीद लीजिए, आप उससे बिल मांगेंगे, पहला तो ये आपको बिल के साथ लेना है, बिल हो, डब्बा और बिल दोनों होना चाहिए। लेकिन कई लोग नहीं करते हैं वैसा, वो कम से कम उस पोर्टल पे जाके अपना IMEI तो चेक कर ले, कहीं ब्लॉक नहीं है, कहीं चोरी का तो नहीं है, ये सब चीज़ें करना चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बच्चों को इंस्टाग्राम से दूर रखिए, जी है ना, या दूर नहीं रख सकते तो कम से कम निगरानी कीजिए, उस इंस्टाग्राम पे उसके अकाउंट में आप खुद भी घुस जाइए, भैया नहीं हमको भी आपको फ्रेंड लिस्ट में रखना पड़ेगा, उनको पता तो चले कि आप क्या कर रहे हैं, आपको उनके साथ उसको कीजिए। बहुत सारे तो जो बच्चे आजकल गेम खेलते हैं उसके द्वारा भी हाँ, गेम के लिए भी एक बताना चाहूँगा आपको यूज़र को कि गेम खेलने के मोबाइल अलग रखो आप, और अपना पेमेंट वाला जो एप्लीकेशन है उसको अलग मोबाइल में रखो। बच्चे क्या करते हैं, वो खेल रहे हैं फायरफॉक्स में कई सारी चीज़ें वो जो है पैसा दे के मिलता है, जैसे कि मान लो कुछ वार्वल हो गया, एडवांस वार्वल प्रोग्रामिंग की वजह और रहता है, लेकिन वो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं देते, उसके लिए कुछ चार्ज करते हैं। अब वो क्या करेंगे, आपके मतलब गूगल पे है से वो रिकनेक्ट कर देंगे, उसी मोबाइल में पेमेंट गेटवे है, उसी मोबाइल में मोबाइल खेलने गेम खेलने दे दिया है, वहाँ से वहाँ पेमेंट हो, वो पैसा के मांग करेगा, आप बच्चा क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो समझ तो है ही नहीं, और आपका पैसा थोड़ा थोड़ा कटता जाएगा, ज़्यादा नहीं कटेगा, थोड़ा थोड़ा करेगा। अब देखिए कुछ समय आपका बहुत सारा पैसा वो पेमेंट गेटवे मतलब गेम के गेटवे पे अकाउंट पे जा चुका रहेगा, आपको लगेगा कि किसी ने हैक करके पैसे निकाल लिया है, कि वो मिलता भी नहीं है पैसा। तो वो पैसा हाँ, ये पैसा मिलता भी नहीं है। तो यदि बच्चे को आपको गेम खेलने के मोबाइल देना है तो अब दे दीजिए, उसके लिए एक अलग मोबाइल रखिए, उसमें पेमेंट गेटवे वगैरह कुछ मत डालिए, ताकि उसको मन भी करे कि मैं हाँ और एप्पल खरीद लूँ, तो खरीद ना सके वो। ये सावधानी रखनी है इनको, बहुत सारे लोग का पैसा निकल चुका है उससे। अच्छा जी आया है वो सब तो वो रिकवर भी नहीं होता। नहीं होता है, क्योंकि वो डिनाइन साइड है ना, वो गेमर से जो होता है डिनाइन साइड होता है, नोडल अकाउंट में जाता है, उसको कुछ कर भी नहीं पाते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। ने बहुत सारी जानकारी दी जो आई होप जो जितने भी व्यूअर्स ये देख रहे हैं थोड़ा सजग होकर अपने ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ करेंगे। थैंक यू सो मच। तो